अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज हमने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में गुफ्तगू करनी है और उसमें टॉप मोस्ट जो है, वो मरियम सफ़दर का आज का जो आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से उन्होंने टेक ऑन किया है रियासती इदारों को और किस तरीके से उन्होंने एक किस्म की सिर्फ़ गालियाँ मतलब लचर किस्म की गालियाँ नहीं दी, शॉर्ट ऑफ दैट शी सेड एवरीथिंग। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि इसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा और इसके ऊपर भी हमारे इदारे जो हैं वो सर धुनते रहेंगे और इसके ऊपर हम एंजॉय करते रहेंगे कि कमाल है और क्या ऑडिटरी है और क्या ये चीज़ें चल रही हैं। इसके साथ-साथ हम आज कोशिश करेंगे कि 1-2 और टॉपिक्स जो हैं वो फेकरी के हवाले से आपको बताएँ कि फेकरी जो है, फेक चीज़ों का एक दौर-दौरा शुरू हुआ हुआ है। वो हम देख रहे हैं कि बार एसोसिएशंस हों या मैनेजमेंट हो, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट हो, इनमें बहुत सारे फेक जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके साथ लोग जो हैं, वो तरक्कियाँ भी कर रहे हैं और फ्लरिश भी कर रहे हैं और किस तरीके से चल रहा है सारा सिलसिला, ये सब कुछ जो है ना, वो आज हमने डिस्कस करना है डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब के साथ फ्रॉम लंदन, हमारे दोस्त लंदन पोस्ट के रूए रवां जनाब शाहिद कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम अस्सलाम और आपके देखने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू डॉक्टर शाहिद। आज क्या था जी, क्या कुछ खा के आई हुई थी मरियम सफदर कैलिबरी क्वीन और उन्होंने टेक ऑन किया नैब को भी और फिर नैब के पीछे उन्होंने सब कुछ जो इदारे हैं उनको भी लताड़ा है। क्या था मामला? देखिए, बात ये है कि मरियम नवाज़ जो है वो अ, राहील शरीफ जब जब वो फ़ौज को गालियाँ देगी, तब तक हमें राहील शरीफ याद आएँगे कि उन्होंने डॉन लीक्स में अगर इस औरत को सज़ा दी होती, तो आज जनरल बाजवा को गालियाँ ना पड़ रही होती, आज खुद उनको गालियाँ ना पड़ रही होती। और ये इस बात का सबूत है कि जब आप फ़ौज मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि जनरल्स हू टेक मर्सी ऑन ट्रेटर्स डैमेज द स्टेट। तो जब आप मर्सी करते हैं गद्दारों के साथ, आपकी रियासत को और रियासत के लोगों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो आप इनकी इनकी इन्हीं गद्दारियों की वजह से नवाज शरीफ की गद्दारी या ये जो कुछ कर रहे हैं, उनकी वजह से बेशुमार लोग अफेक्ट हुए होंगे। हमारे पास रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि अगर आपके दारुल हुकूमत में एक गद्दार हो, इसका मतलब ये होता है कि आपके 10,000 फौजी जो है वो बॉर्डर पे मारे गए हैं। यानी अगर आप मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हो और किसी का कोई एसेट अगर हो जो आपके दे रहा हो इंफॉर्मेशन दुश्मन को अपने आपके बारे में, तो आप समझ लें कि आपके 10,000 फौजी मारे गए। यानी ये डैमेज इतना बड़ा डैमेज होता है इतना एक बड़ा डैमेज हुआ। उसको करने के लिए। जबकि मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो फौजी है ना, हमें हमें उनसे वो चाहे वो मुशर्रफ हो, चाहे वो ज़ियाउल हक हो या उससे वो अयूब खान हो, इन लोगों की इन लोगों को सियासतदान घेर लेते हैं, इनको ये स्ट्रीट वाइज़ नहीं होते, ये सेवी नहीं हाँ, होते। मैं ये समझता हूँ कि जितना मुझे फ़ौज का तो एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, वो ये समझता हूँ कि फ़ौज में जो सूबेदार और हवलदार होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बंदा होता है। उसको पता होता है कौन से अफ़सर ने कितने समोसे खाए हैं और उसके खिलाफ कितने उसका कितना बिल बनना है, और वो दे आर वेरी वाइज़ एंड वेरी स्ट्रीट वाइज़। अब ये जो बेचारे जो अफ़सर हैं, ये सारा दिन कोर्सों में बिज़ी रहते हैं, सलूटें सारा दिन सर कर के। उनको नहीं पता कि वो एक बबल में है कि बाहर नवाज़ शरीफ जैसे या शहबाज शरीफ जैसे जो है ना वो प्रोक्सी। नौसरबाज़, ये तो फ्रॉडिया लोग हैं ना बेसिकली। तो आज मरियम नवाज़ ने अपने यूथ कन्वेंशन में फ़ौज के खिलाफ गालियाँ निकलवाई, बाजवा के खिलाफ राहील शरीफ के खिलाफ इल्ज़ाम लगाया कि राहील शरीफ एक्सटेंशन लेना चाहते थे, जब एक्सटेंशन नहीं दी हमने, तो फिर पनामा हो गया। फिर पनामा तो एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्टों ने उसको लीक किया था। अगर राहील शरीफ के बस में होता तो वो तुम्हें माफ़ कर देता, जिस तरह उसने तुम्हें डॉन लीक्स में माफ़ किया। वो तो शुक्र है कि ये जो पनामा था ये कोई फ़ॉरेन एफर्ट थी। तो इस वजह से अब वो राहील शरीफ का जो इनएक्शन है, वो मुझे याद है मैंने 2017 में एक आर्टिकल लिखा था कि पिंडी बॉयज़ केयरफुल विद नवाज़ शरीफ, अगर इसके साथ तुम्हारी किस ऑफ डेथ होगी, अगर तुमने इसके साथ कोई मुआहदा किया। और वो हुँ, हुआ। हुआ, वो बात साबित हुई। जब हम साबित हो इंटरनेशनल गया। आप और हम यहाँ लोग बैठे देख रहे होते हैं चीज़ों को, तो पाकिस्तान में लोग वो बिल्कुल उस पे कोई तवज्जो नहीं देते, फिर बाद में पूरी कौम को उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो आज उसने जो किया, आज उसने प्रिपेयर किया कि हम मॉडल टाउन दोहरा सकते हैं नैब के सामने, और उन्होंने पूरी तैयारी की हुई है बंदे मारने के लिए।
और उन्होंने पहले जब ये आईजीआई बनी थी, नवाज शरीफ नया नया बना था, तो इसने जमात इस्लामी के का सहारा लिया था, उनके लोगों को ये इस्तेमाल करते थे। हाफिज सलमान भट्ट ने अपनी मरहूम ने अपनी छोटा सा क्लिप पाया था, उसमें उसने माफी मांगी कि हमने नवाज शरीफ को सपोर्ट किया, हमने बहुत ज्यादा गलती हुई, हमें नहीं करना चाहिए। कासिम हुसैन अहमद साहब, अब वही रोल उन्होंने ये मौलवी फजल रहमान को दे दिया। मौलवी फजल रहमान जो कर रहा है, मौलवी फजल रहमान जो कर रहा है, वो तो एक डिस्ग्रेस है। यानी वो अपना एक उसका एक ओथ होता है एक आलिम का, अपने प्रोफेशन के साथ या जो उसका एक वो बनता है, वो उसके साथ भी बिट्रेल कर रहा है। और ना सिर्फ ये कि उसने पूरी की पूरी जो एक उलमा का एक जो इमेज है उसको वो डैमेज किया उसने पिछले ये जितने अरसे से ये नवाज शरीफ के साथ मिला हुआ है। और उसका जो रवैया है वो इज टू एम्बिशियस फॉर एनीथिंग एंड इज टू स्टूपिड टू अंडरस्टैंड व्हाट व्हाट इज इट गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड। तो ये और फिर लेकिन वो नैब ने बुलाया क्यों है? नैब ने बुलाया क्यों है मरियम को? क्या केस देखिए, है? बात ये है कि ये जो 25,000 कनाल जमीन है जिसपे इन्होंने ये जाती उमरा का जो महल है ये बनाया है, तो ये जो जमीन थी, ये ग्रीन जमीन थी, यानी यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती थी। लेकिन इन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी, ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलके उस जमीन को पहले इन्होंने ब्राउन डिक्लेयर किया, और ब्राउन डिक्लेयर करने के बाद उसको फिर ग्रीन डिक्लेयर किया। अब आप जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इन्होंने ये जो जमीन है वो 9 रुपए मरला के हिसाब से खरीदी है ये। और ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराए हैं कि मैंने 160 रुपए कनाल फी कनाल के हिसाब से ये जगह खरीदी है। अब 9 रुपए का तो पाकिस्तान में समोसा नहीं आता जितनी उसने ये उसमें तकरीबन 16,000 कनाल जो है वो मरियम और उससे रिलेटेड लोगों के नाम है। और नैब ने जो बुलाया है इनको, वो यही पूछने के लिए बुलाया है कि भाई ये जगह तुमने खरीदी, इसके पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। और इसके पैसों की जो पेमेंट हुई है वो चौधरी शुगर मिल के अकाउंट से हुई है, जो कि बिल तो कभी काम ही नहीं किया। वो तो एक पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का एक पूरा स्कैम था। और उसमें जितनी फॉरेन फंडिंग होती रही, यानी फॉरेन से लोग उसको पैसे भेजते थे मरियम नवाज को, उससे शेयर्स खरीदते थे, और कभी इन्होंने पैसे वापस ही नहीं किए। ये तो एक बड़ा ओपन एंड शट केस है। अब जिस केस में उसकी जमानत हुई हुई थी, उस केस के अंदर तो वो तो वजह ही खत्म हो गई कि मुझे अपने अब्बू की देखभाल करनी है, नवाज शरीफ साहब बीमार है, वो तो है ही नहीं, वो तो 1.5 साल से बाहर है पाकिस्तान से। हाँ, तो वो तो हाँ। वजह ही खत्म हो गई। और हमारी जो जुडिशरी है, हमारे जो जज है, उनके लिए एक शर्मनाक बात है कि उसने इनको गालियां दी हैं जजों को, और इनके फैसलों को। उसने कहा कि हम इन झूठे जजों के और इनकी झूठे फैसलों को नहीं मानते। तो मेरे ख्याल से जजों को भी अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, और जर्नैलों को भी अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है। जो कुछ ये मरियम नवाज से ये और शरीफों से बार बार, नहीं, और जो लेकिन लोग ये लेकिन कहते हैं कि डॉक्टर साहब, ये क्या वजह, मतलब बंदा बाहर बैठ के हम सोच सकते हैं ना, क्या वजह है कि क्या एक स्टेट जो है वो इतनी क्रिपल्ड हो चुकी है, इतनी कमजोर हो चुकी भी है कि वो इस तरह के लोगों को कुछ नहीं कह सकती, वो इतनी ब्लैकमेल हो रही है? क्या इनकी इतनी ताकत है कि एक खातून उठ के आके तो स्टेट को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया? शी इज डूइंग इट। क्या वजह हो सकती देखिए, है? बात यह है कि इन्होंने वो जब आप एक चीज पे वो कहते हैं स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। जब आप एक मुजरिम को आप मौके पे ना रोकें, जब उसने पहली चोरी की, पहला अंडा चोरी किया, अगर नवाज शरीफ की मां ने उससे पहले दिन पूछा होता कि तुम सारे पैसे कहाँ से लेके आए हो, तो नवाज शरीफ आज मुल्क से बाहर ना होता, अपनी माँ के जनाजे में शरीक हो रहा होता। ना कुलसूम नवाज को के बेटे उसको कंधा ना दे सकते, दफनाने में शरीक ना हो सकते, वो भी लंदन एयरपोर्ट से वापस आ गए। तो ये सारे का सारा जो पैसा इन्होंने हराम की कमाई कमाई, पाकिस्तान का पैसा लूटा, गरीबों का पैसा लूटा इन्होंने। तो वो जिन लोगों का काम था उसको रोकना, वो अपने कामों में बिजी रहे, उन्होंने कभी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। जैसे इन्होंने टीटीपी या अलकायदा को डील करने के लिए स्पेशल यूनिट बनाए, मदरसों पे इनको पिछले 20 साल से इस तरह का इन्होंने कहा कि जैसे मदरसों ने ही सबसे ज्यादा पाकिस्तान का नुकसान किया। हालांकि सबसे बड़ा जो फाइनेंशियल टेररिज्म हो रहा था और टेररिज्म फाइनेंसिंग जो हो रही थी, वो तो शरीफ कर रहे थे और जरदारी कर रहे थे, ये लोग कर रहे थे। लेकिन अभी दुनिया की 7वीं बड़ी न्यूक्लियर ताकत जो है वो उसको वो बिजली नहीं बना सकती। वो एक पंखा, हम स्कूल जब हम बच्चे होते थे आप देखते होंगे कि वो एक लोहे की वो बना के देते थे, उस पर एक पंखा लगा देते थे। अब ये जो विंड पावर जो वो लगे हुए हैं, विंड मिल्स जो लगी, वो यही है कि आप एक बड़ा सा पोल खड़ा करके उस पर पंखा लगाना है विंड बिजली बनाने के लिए।
इनसे वो नहीं हो रहा। यानी आप JF-17 बना रहे हैं, आप मिसाइल बना रहे हैं, लेकिन आपसे जो है वो सोलर पैनल नहीं बन रहे। तो ये वो एक मुझे चीजें मुझे हैं जो डॉक्टर साहब, एक मुझे देखो, एक चीज जो है ना मुझे बड़ी बॉदर कर रही है। इंटरनल लेवल पे हम इन लोगों से ब्लैकमेल हो रहे हैं, एक्सटर्नल लेवल पे हम बड़ी ताकतों से ब्लैकमेल हो रहे हैं। हमारी आप देखें, अपने जो इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग जो हुआ है, उसमें आपने देख लिया किस तरह हम लोग मरे जा रहे हैं। इंडिया को मैसेज दे रहे हैं कि जनाब प्लीज हमसे बात कर लें। वो आज मैं देख रहा था इंडियन मीडिया में, वो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान हैज अपील्ड, अपील का लफ्ज यूज किया है कि पाकिस्तान ने कहा है कि हम खुदा का वास्ता है हमसे मुज़ाकरात शुरू कर दें। तो मतलब इंटरनली हम इतने कमजोर हो चुके हैं, एक्सटर्नली हम इतने कमजोर हो चुके हैं, तो वे डू वी स्टैंड देन? मतलब ये न्यूक्लियर पावर देखिए, शावर तो आप छोड़ दें ना, न्यूक्लियर पावर को हमने मैं खाना है। आपको बताता हूँ सर, इसकी बात है। मैं कल किसी से बात कर रहा था कि आज तक हमने पिछले 40 साल में सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, उसके बाद अमेरिकन इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, आपने कभी किसी अफगान औरत को, किसी अफगान बंदे को अमेरिकी सफारत खाने, ब्रिटिश सफारत खाने, फ्रेंच सफारत खाने के बाहर खड़े होकर मुजाहरा करते नहीं देखा होगा, क्योंकि वो इस चीज पे बिलीव ही नहीं करते। और पाकिस्तान की जो एक अमेरिका का वो एक जनरल साहब बता रहे थे किसी तकरीर में कि उसने असेसमेंट स्टेट डिपार्टमेंट को लिख के भेजी, उसने कहा हम अफगानिस्तान में नहीं जीत सकते। उसने जो वजह बताई उसके अंदर, उसकी वजह ये थी कि हमारे पास अफगानिस्तान में वो कोई मिडिल क्लास नहीं है जो इन लोगों को कंट्रोल कर सके। ये जो लोग लड़ रहे हैं, ये अपनी मर्जी से लड़ रहे हैं। इनको कोई मिनरल वाटर, कोई बरतानिया में अपने बच्चे पढ़ाने के लिए कोई फ्लैटों, एवन फील्ड पार्क लेन में कोई फ्लैटों का कोई किसी किस्म का वो नहीं है। कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो एक कौम जो होती है वो अपनी गैरत से पहचानी जाती है। उन्होंने कभी किसी, मैंने नहीं देखा कि कभी किसी अफगानी ने किसी जगह पे खड़े होकर कोई मुजाहरा किया हो। उन्होंने हाँ, 1 मई की उनको डेडलाइन दी अमेरिका को कि तुम छोड़ रहे हो। वो हाँ। अमेरिका की तमाम साजिशों को समझते थे। उन्होंने कहा जब तक तुम नहीं छोड़ोगे हम जंग नहीं बंद करेंगे, हम निगोशिएशन नहीं बंद करेंगे। और वो उसके ऊपर लेकिन खड़े हुए हैं, वो उसके ऊपर खड़े हुए हैं। पाकिस्तान में जो ये लोग कर रहे हैं, पाकिस्तान में जो जनरल मुशर्रफ ने जरूरत से ज्यादा लंबे पड़ गए, नवाज शरीफ जरूरत से ज्यादा लंबा पड़ गया, तो भाई ये जो तुर्क हैं फॉर एग्जाम्पल, तुर्कों ने जो है वो साइप्रस जब हो रहा था, तो उस बुलंद अजमत ने कहा कि अगर तुमने ये जो जेनोसाइड करने का प्लान बनाया है इन्होंने, तो अगर ये ना रुका तो मैं अपनी फौज उतार दूंगा, और उन्होंने उतार दी। अभी पिछले साल जो है वो जब ऑपरेशन हो रहा था नॉर्दर्न सीरिया के अंदर, तो उन्होंने कहा कि हम इसको 30 माइल्स की बफर जीन बनाएंगे बिटवीन इराकी एंड टर्किश बॉर्डर बिटवीन PKK, और उन्होंने वो ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब जनाब अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी और बरतानवी डिफेंस सेक्रेटरी, उन्होंने कहा नहीं, वो डोंट केयर कि तुम आते हो या नहीं आते हो, हम अपना करेंगे। तो 30 किलोमीटर का उन्होंने बफर जोन बनाया इराक और टर्किश बॉर्डर के दरमियान में। PKK को उनका ले जाओ तुम, और मैंने अमेरिकन जो है वो मैं उनको निकाल के ले गए। मसला ये है, मसला ये है कि ये इतना एक इम्पोर्टेंट मामला है। मैंने कल भी बात की थी कि जब से ये मुईद यूसुफ आया हुआ है, हमारे अलार्म बेल्स बज रहे हैं कि ये क्यों आया हुआ है, किस एजेंडा के ऊपर आया हुआ है, इसका इसका मकसद क्या आने का था। क्योंकि कोई तुक नहीं समझ आती, कोई इतना बड़ा कोई नोम चॉम्स्की तो है नहीं वो कि जिसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता था। मसला क्या है कि इस तरह के लोगों को बुला के फिर इस तरह की आप और फिर खासतौर पे डॉक्टर साहब जो मसला है ना वो ये है कि इमरान खान इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। इमरान खान पॉलिटिकल लेवल पे कोई बात कर दें चलो समझ में आती है, लेकिन जब आप देखते हैं कि आपका फौज का सरबराह जो है वो वीक पड़ रहा है या वो वीक स्टेटमेंट दे रहा है, तो फिर ये अलार्म बेल्स भी बजती हैं और लोग भी कंसर्न शो करते हैं। कश्मीर से मुझे कई लोगों ने पूछा है कि जनाब ये क्या हो रहा है, कुछ सेल आउट हो रहा है। देखिए, जहां तक कश्मीर का मामला है, वो तो कभी भी सेल आउट नहीं हो सकता। वो तो चाहे फौज हो या वो एक्शन ले या ना ले, मामला सिर्फ ये है कि जो जो इंटरनल इनसिक्योरिटी है, जैसे ये मौलवी फजल रहमान हर वक्त धमके रहता है, या अब ये मरियम नवाज जो है कैलिबरी क्वीन और एक कन्विक्टेड औरत जो है वो कर रही है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर इन्होंने आपके इंटरनल कियोस क्रिएट किया हुआ है, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट की हुई है। और इस चीज को अगर इन्होंने ना रोका, यानी जैसे पहले इन्होंने नैब पे हमला करवाया, तो ये तो पुलिस का काम है। और पुलिस जो है वो, हम उस पर बात करेंगे कि पुलिस का क्या हाल है पाकिस्तान के अंदर। पुलिस को इन्होंने किस तरीके से शरीफों ने और लेकिन इन्होंने जो है वो, आप समझ रही हैं कि आपको फील हो रहा है कि ये स्टेट जो है हमारी स्टेट जो है वो वीकनेस का मुजाहरा कर रही है। देखें बात ये है कि जब आप कमजोर खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं ना, तो फिर आप इसी इसी तरह ही की सिचुएशन एक क्रिएट होती है। और वो एक इरोजन का एक एलिमेंट शुरू हुआ हुआ है। और जो जनरल्स हैं उन्होंने एक
ग्लोबल व्यू जो है वो नहीं है उनका कि एक चीज़ों का। जब तक देखिए जो सबसे ज़्यादा जो काम है, जो आसान काम होता है ना, जब जब आप इम्तिहान देने जाते हैं तो आपको टीचर बताता है कि सबसे पहले वो सवाल करना चाहिए जो सबसे आसान हो, बजाय इसके कि वो सबसे मुश्किल पे चले। तो सबसे आसान काम क्या है इमरान खान की गवर्नमेंट के लिए? सबसे आसान काम है पुलिस रिफॉर्म्स, कूड़ा उठाने का काम। यानी अगर प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, तो कूड़ा उठाने वाले तो नहीं बदलते ना, कूड़ा उठाने वाले तो वही रहते हैं। तो इन्होंने जो आसान काम थे करने वाले, पुलिस रिफॉर्म्स है, पटवारी कल्चर का खात्मा है, लैंड माफिया है, इसके ऊपर तो कोई पैसा खर्च नहीं होता, वो तो सारे इदारे ऑलरेडी मौजूद हैं। उसके लिए हाँ, कौन से आपको कोई न्यूक्लियर नासा से साइंटिस्ट बुलाने की। तो लेकिन ये चूंकि ब्यूरोक्रेसी में भी ब्यूरोक्रेसी जो है वो सैबोटाज कर रही है इमरान खान की गवर्नमेंट को, और उसने ये बुजदार आला जो है इसको लगाया हुआ है। तो बुजदार के साथ आपकी जो मोहब्बत है अपनी, चाहे बेगम ने जो भी तवीज पढ़े हुए हो, पाकिस्तान में इराक जो है ना वो सबसे ज्यादा वो इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा नबी वली सहाबी दफन है, और उस पे पिछले 30 साल से वहां पे मुसलसल बमबारी हो रही है। तो अगर दुआओं से और पीरों की वजह से अगर कोई चीज रुक सकती ना, तो वहां पे रुकनी थी। फलस्तीन पे कब्जा हुआ है, किबला अव्वल है वहां पे नबी दफन है, वहां पे आप नहीं कब्जा। यानी खुदा ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के जब आपका विसाल हुआ तो आपके कमरे में से 12 तलवारें निकली थी उस असासे के अंदर से। और वो तलवारें जो थी ना वो उन्होंने सब्जियां काटने के लिए नहीं रखी हुई थी, वो इसलिए रखी हुई थी उनके ख्याल में कि आपका जो डिफेंस है, आपकी जो सिक्योरिटी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके पास खाने को है नहीं है, लेकिन आपके पास अपना दिफा, अपनी इज्जत, अपनी बचाने के लिए वो सबसे ज्यादा जरूरी है। आप जितना मर्जी कर लें, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये तो साबित है, ये तो हमें बताया गया कि आपको अपने आप को तैयार रखें। लेकिन जो ये इन्होंने ये एक रियल एस्टेट क्रिएट कर दी है, ये जो डिफेंस हाउसिंग स्कीम और बैरियर टाउन, इसने तमाम लोगों को जो है ना वो पैसा कमाने की तरफ लगा दिया। और ये बैरियर टाउन मुझे लगता है डिफेंस जो है ना ये अमृतसर तक ले जाएंगे, जिस तरीके से ये इसको हाँ, बढ़ाते जा ले रहे हैं। ले जा तो चुके हैं जी, वो कोई बाकी क्या काम बचा नहीं है? है। देखिए गैरत जो होती है ना, जो हर तुर्क की जो वो कहते हैं कि तुमने अगर हमारा बंदा मारा, तुमने इसको रिवेंज किया या नहीं किया। अब जो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, हैट्स ऑफ टू देम कि वो अभी उन्होंने, हमें पता चला कि जो जिन लोगों ने क्वेटा में ये हजारास को कत्ल किया था माइंस में, उन्होंने उन लोगों को एलिमिनेट कर दिया इनसाइड अफगानिस्तान किसी ऑपरेशन के दौरान। दैट इज हैट्स ऑफ टू देम। अब उनकी भी एक कैपेसिटी है कि वो एक खास हद तक अपनी रिसोर्सेज के तहत या जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, उसके मुताबिक एक खास हद तक जा सकते। लेकिन ये जो शरीफों और जरदारियों के से जो ब्लैकमेल होने का जो तरीका है कि जर्नैल जो पॉलिटिक्स में शामिल हो जाते हैं वो पार्टियों में चले जाते हैं, ये कोई तरीका तो नहीं है ना यार। आप उससे जो है वो अपने लिए भी गड़ा खोदते हैं, इदारों को भी बदनाम करते हैं। अब वो जो 3 जनरल गए हुए थे नून लीग के अंदर शामिल हुए हुए थे, तो उनकी वजह से तो ये जो नालायक औरत है, ये जो जिसने कभी इम्तिहान नहीं पास किया, मरियम नवाज, वो कन्विक्टेड औरत है, वो फौज को गालियां निकालती है। तो तेरी क्या जुर्रत, तूने आज तक कभी कोई इम्तिहान पास नहीं किया। तेरे जो अगर अताउल्ला कासमी ना होता तो मेरे ख्याल से नवाज शरीफ भी कोई इम्तिहान ना पास करता। तो ये जब जब आप एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे, और जो जो फौज का जो डिसिप्लिन कायम है, जो मैं ये समझता हूँ कि जो वो रॉटन खत्म हो जाए। लॉट है, वो आप उसको अंदर से खराब कर रहे हैं। जब, और मैंने ये बड़े आपके पहले भी जिक्र किया था कि अब जो इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है, एक सोल्जर से लेके और एक जनरल तक इंटरनेशनल लेवल पे, वो उसमें कोई फर्क नहीं रहा। अब आप यूनिट्स के अंदर वो बोर्ड पे खबरें नहीं लिखते, अब उसके पास मोबाइल फोन है, व्हाट्सएप में वो भी वही चीजें देख रहा है कि नवाज शरीफ क्या कह रहा है, जरदारी क्या कह रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इनको अ, एक क्विक एक्शन लेना पड़ेगा। आपने जो इनएक्शन इज आपने नो ऑप्शन। डॉक्टर साहब जो बात की है ना गैरत की, वो इकबाल ने भी कहा था ना कि गैरत है बड़ी चीज जहाने तगो दो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरे दारा। मसला ये है कि गैरत देखिए कहाँ से लाएं? इन्होंने अब गैरत तो कौमी हमीयत जो है। इकबाल को, ये जो मुशर्रफ का जो मॉडरेट वो इनलाइटेंड मॉडरेशन जो शुरू की थी, उसके तहत इन्होंने मंसूबे के तहत इलामा इकबाल को इन्होंने पाकिस्तान के कोर्स से आउट किया। मैं तेहरान यूनिवर्सिटी में जब गया था स्टडी के लिए, उन्होंने तेहरान यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा हॉल बनाया हुआ लाइब्रेरी के अंदर, जिसका नाम तलारे इकबाल लाहौरी है। उन्होंने इकबाल की शायरी को, और मैंने जस्टिस जावेद इकबाल मरहूम को कहा था खुद, मतलब पर्सनली मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर आप जो कुछ आप इलामा इकबाल के साथ कर रहे हैं ना, ऐसे लगता है कि ईरानी जो है ना वो हमें
इलामा इकबाल पढ़ाने के लिए आया करेंगे यहाँ पे। और इन्होंने 9 नवंबर की छुट्टी इन्होंने बंद की। इकबाल को इन्होंने जानबूझ के जो है वो कोर्सेज से और उसकी जो शायरी है उसको ये आउट कर रहे हैं, क्योंकि इकबाल तो जो पता है गैरत ना। दिलाता है। हाँ, अब असल बात ये इसके है। बाद इन्होंने ये जो यूसुफ रजा गिलानी जैसे ये जो चोर हैं, ये जो लोगों के पैसे खाते हैं, चंदा खाने वाले जो लोग हैं, इन जिन्होंने वो तुर्किश खातून अव्वल का हार चोरी किया, यार खा इन के जैसे लोगों को जब आप वज़ीर आज़म बनाएंगे, तो क्या आपकी जो न्यूक्लियर ताकत है, आप दुनिया की बहुत बड़ी फौज है, उसका कोई फायदा नहीं होगा। बहुत आपने बहुत अपने कुछ घर है, के बहुत सामने कुछ एक कूड़े का रखा हुआ ढेर लगाया हुआ है, तो उस जब तक वो कूड़ा साफ नहीं करेंगे, जब तक वो तो कुछ नहीं हो। जो अच्छा, गड्ढा लेकिन है, जब कुत्ता कुआं दूसरे से नहीं टॉपिक पे जाने से निकालेंगे, पानी साफ नहीं होगा। दूसरे टॉपिक पे जाने से पहले सिर्फ ये बताएं कि जो अब ये मंसूबा इन्होंने बनाया है, और मौलाना फजलुर रहमान ने भी उसमें वो भी बैंड वैगन पे चढ़ गए हैं कि जी हम भी साथ होंगे खड़े हुए और लाखों लोग आएंगे। तो ये तो इदारों के ऊपर न सिर्फ अटैक होगा, वहां पे कत्ल गारतगरी हो सकती है। तो क्या आप समझते नहीं है कि नक्शे अमन की बुनियाद के ऊपर इनको एक दिन पहले गिरफ्तार कर लेना चाहिए? मौलवी फजलुर रहमान जो है वो इंडिया के एजेंडे पे कर रहा है। ये पूरा नवाज शरीफ और इंडिया और ये सब लोगों का एक नेक्सस है। मौलवी फजलुर रहमान को शर्म आनी चाहिए कि उसने जिस तरीके से उलमा को उनको बदनाम किया और पूरा एक मदरसों को बदनाम किया, जो कि एक इंस्टीट्यूशन थे जिनसे बड़े बड़े आलिम और स्कॉलर निकलते थे, उनको ये अपनी सियासी नंबरबाजी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और जिस तरह उन्होंने जमात इस्लामी को इस्तेमाल किया, इसी तरह मौलवी फजलुर रहमान को इस्तेमाल करते हैं नून लीग के पास अपने लिए लड़ने के लिए। वो जो बदमाश और ये खोखर बरादर ये नहीं लड़ सकते आगे। तो मौलवी फजलुर रहमान को जो उनको वैसे ही बंद कर देना चाहिए जो वो कर रहा है। और शायद वो ये चाहते हैं कि और मॉडल टाउन 2 हो वहां पे। अब ये तो मॉडल चाहते टाउन के हैं। अंदर मॉडल टाउन में इन्होंने औरतों को और खवातीन को, प्रेग्नेंट औरतों को सामने खड़े हाँ, करके गोलियां मारी। तो मरीम नवाज को शर्म आनी चाहिए कि उसने कभी उन मॉडल टाउन के जो विक्टिम्स हैं उनसे जाके कभी पूछा है कि तुम लोग किस हाल में हो। और हमारी जो गिरफ्तार करना जुडिशरी है चाहिए उनको पहले भी कि शर्म नहीं? आनी चाहिए। पेशी से 4 साल पहले से केस गिरफ्तार लड़ता करना है वो। चाहिए। पेशी से पहले गिरफ्तार करना बिल्कुल चाहिए कि करना नहीं? चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। और उसको वहां पे वो अपने जो सवाल नैब ने उनसे पूछे उसका जाके जवाब दे कि भाई तूने ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए, ये जो 25,000 कनाल की जगह तुमने कहाँ से खरीदी। वो कौन सा ऐसा काम है जो तुम कर सकती हो और बाकी कोई नहीं कर सकता, जिसकी वजह से तुम्हें बाहर के लोग भी, गोरे भी पैसे भेज रहे हैं, अरबी भी पैसे भेज रहे हैं, पाकिस्तानी भी तुम्हें पैसे भेज रहे हैं। क्यों भेजे? ऐसी क्या तुम में ऐसी खूबियत है कि और लोग वैसे तुम्हें पैसे वैसे भेज रहे आज हैं? आज बात 1.25 अरब की भी हो रही थी। हाफिज हुसैन अहमद साहब ने कहा कि वो 1.25 अरब लेने के लिए फिजिकली वहां पे गए थे, जाती उम्र, मौलाना देखें फजल ये रहमान। मौलवी फजलुर रहमान ने तो, मौलवी फजलुर रहमान जिन ताकतों के हाथ में खेल रहा है, वो वही ताकतें हैं जो जो बलोचिस्तान के अंदर जितने वहां पे इन्होंने बताए हुए हैं ना चीजें, वो उसको खत्म करना चाहते हैं। उनके उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि उन लोगों को बदनाम किया जाए, न्यूट्रलाइज किया जाए, डिस्क्रेडिट किया जाए। और मौलवी फजलुर रहमान जो है उन्हीं कुव्वतों के उसी एजेंडे पे खेल रहा है। उसको शर्म आनी चाहिए यार। मेरा मतलब कि हर चीज की एक हद होती है। और जो जिस तरीके से ये लोग बदनाम कर रहे हैं, फिरकावारियत फैलाने का इसका मंसूबा था जिसको उन्होंने नाकाम बनाया। तो मेरे ख्याल से ये ये पुलिस को और रेंजर्स को, मेरे ख्याल से कल इनको रेंजर्स को तलब करना चाहिए 26 मार्च को। और ये जो ड्रामेबाजी है उसको कहो तुम्हारी कोर्ट हियरिंग है, तुम्हें जाके पेश होना चाहिए वहां पे। ठीक ये जुलूस ठीक। निकालने का क्या अच्छा, मामला अब होगा? जरा दूसरा दूसरा टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, और आखिरी टॉपिक हमारा वो ये है कि ये जो बार एसोसिएशंस में और पुलिस में जाली डिग्रियां, ये क्या चक्कर चल रहा है हमारी? मतलब कोई कोई ऐसा देखिए जी, इदारा अभी बचा नहीं है कि जिसमें ये फेकरी नहीं हो रही? हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि जो वकला हैं उनकी डिग्रियों को चेक किया जाए। उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट बार के अहदेदारान है वहां से उन्होंने शुरू किया। तो जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो जमील अजहर भट्टी साहब पंजाब बार काउंसिल के थे, तो उनका पता चला कि उनकी बीए की डिग्री जाली है। और उन्होंने एक कायदे आज़म लॉ कॉलेज था मेरे ख्याल से, जहां से उन्होंने वो पढ़ा था। ये जो जाली लॉ कॉलेज है, तो प्राइवेट लॉ कॉलेजेस खुले, हाँ, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुले, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया तालीम का और मेडिसिन के प्रोफेशन का। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के एक अहदेदार थे एहसन राणा साहब, उनकी डिग्री जाली निकल आई। जो टैक्स बार एसोसिएशन के ये साहब टैक्स बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, जिनकी बीए की डिग्री जाली है। इस तरह आप सोचे हैं कि जो बार तो एसोसिएशन बस। के जो अहदेदार होते हैं वही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। तो जब बार एसोसिएशन के बंदों की डिग्रियां जाली होंगी तो वो कहाँ तक जाएंगे
और ये ऐसे लगता है कि जैसे बार एसोसिएशन जो है वो तो नून लीग का एक लॉयर्स विंग में शामिल हो गए, वो तो वकीलों के लिए तो कोई काम ही नहीं कर रहे। अब जैसे इन्होंने ये कहा कि यानी जो जो लॉयर्स की डिग्री है, सेशन जज, इन सब की डिग्री चेक होनी चाहिए। इन सारी अगर आपने तो अभी वो जैसे मैंने बात की थी कि अगर उसको नॉन लीग में सजा दी होती तो आज ये सब कुछ नहीं होना था। आज अगर दिल्ली डिग्री वाले वकीलों को गिरफ्तार किया होता तो कल को उन्होंने जज नहीं बनना, कल को वो जस्टिस की उनकी तरह फोन पे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ से ऑर्डर्स नहीं ले रहे होंगे कि हमने बेनजीर भुट्टो को कितने साल सजा देना। अब वो मैं आपके साथ वेरी क्विकली शेयर करना चाहूंगा कि पुलिस के अंदर एक एएसआई था जो इस्लामाबाद पुलिस में भर्ती हुआ और वहां से उसने ट्रांसफर करवा ली सिंध पुलिस के अंदर। वो एएसआई से तरक्की करता करता वो जनाब एसपी बन गया, एसएसपी बन गया वो सिंध पुलिस में। क्या बात है, क्या और बात जब उसकी प्रमोशन होनी शुरू हुई तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा तो इसका तो अपॉइंटमेंट ही चली है, ये तो कभी हुआ ही नहीं भर्ती पुलिस में। और वो इतने साल कई थानों का वो बिलावल जरदारी से भी मिलता रहा, वो थानों से भी मिलता रहा और उसकी तमाम का तमाम जो क्रेडेंशियल्स थे वो जाली थे। तो यहाँ पे ये बात साबित हुई कि उमर शेख साहब सीसीपी ऑफ फॉर्मर म्युनिसिपल लाहौर जो कह रहे थे कि पुलिस में कोर्ट मार्शल का सिस्टम जब तक आप नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे पुलिस रिफॉर्म्स नहीं हो सकती। और ये जो किधर कोर्ट मार्शल लगाएंगे शायद, किधर किधर कोर्ट मार्शल लगाएंगे? ये कोर्ट मार्शल वालों को सोचना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं और किधर लेके जा रहे हैं रियासत को। रियासत इतनी अब मजबूर और मकहूर हो गई है कि जिसके ऊपर जो चाहता है वो चढ़ दौड़ता है और उसको कुछ भी नहीं कहा जाता। बहरहाल इसके ऊपर हम इंशाल्लाह, उनको आदत पड़ गई है ना। अब देखें, अब जब एक आपको आदत पड़ जाए तो जो नए आने वाले बंदे होंगे उनके लिए इसको मैनेज करना प्रॉब्लम बड़ी से बड़ी होती जाती है जब तक आप अनलेस यू पुट योर फुट डाउन। ये जितने नवाज शरीफ की कौन लोग थे, इनकी कौन सुनता था, इनको बात नहीं करनी आती थी। ये तो जमात इस्लामी के लोगों को बुलाते थे तकरीरें करने के लिए, वो लोग इनके आगे प्रोग्राम्स में तकरीरें करते थे। इस नवाज शरीफ को तो बात नहीं करी, इसने कभी तकरीर नहीं की। और ये जो ताउल्ला काज़मी था, ये गंदे लतीफे सुनाने की वजह से जो है वो इसको नॉर्वे में एम्बेसडर लगा दिया। और यही जो है नवाज शरीफ को बीए में पास कराने में और उसके दीगर इम्तिहानात में यही शामिल था। अल्लाह ताला से दुआ है कि वही इनको हिदायत दे और वही इनको ताकत भी दे और तौफीक भी दे, क्योंकि उसके बगैर तो कुछ हो नहीं सकता और इनका पता नहीं ईमान उसके ऊपर है भी कि नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदन बतुमाए खेशरा तू दानी हिसाब कम बिशरा मुझे सराक्साना को डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब के साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह।